What is the key matrix for success? हैप्पीनेस। लोग मैसेज करके बोलते हैं कि आपका वीडियो देखा, मैं डिप्रेशन में था, मैं थोड़ा बाहर आ गया, उससे बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में टीचर बीइंग अ गाइड, आप क्या चेंज लाना चाहते हैं और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जो 2000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करने वाली कंपनी है, उसका इंटरनेशनल हेड मुझसे कह रहा है कि यार ये चीज़ तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, और वही चीज़ वो बच्चों को लग रहा है प्रैक्टिकल नहीं। अरे आप पढ़ो तो पहले। तो हमने क्लास को एक बार प्रोजेक्ट दिया, बिजनेस प्रोजेक्ट था ऑन बजाज। अब यू नो बजाज इज अ वेरी फेमस कंपनी, राइट? दिक्कत ये हुई कि जब मुझे प्रोजेक्ट मिला, इट वाज ऑन बबाज। अच्छा, ओके, अब आई डोंट नो, उन्होंने एआई से बनवा दिया होगा, एआई ने भी बना दिया होगा, हाँ भाई चलो बबाज रिटेल का हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई ये बबाज क्या है, बताओ मेरे को। एक्चुअल में साइंस बिहाइंड स्विच वर्ड्स और अफर्मेशंस की बात करें तो आपका क्या उस पर एक्सपीरियंस रहा है? अब मेरे बॉस मेरे को डेली 4 बार गाली दे देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब वो अपनी ईगो के कारण कर रहे थे। आई वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, राइट? लेकिन मैं डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि उनकी बातें सुन सुन के मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो ये भी तो शब्दों की ही शक्ति है, तो मंत्रों में भी शक्ति है, और स्विच वर्ड्स को भी मंत्र माना गया है। हम जब बैंक में तो तुमको एक चीज़ कही जाती थी, कई बार कोई चेक आया, अब आपको नहीं मालूम है वो चेक ऑथेंटिक है, बाउंस हो जाएगा, तो हमारे सीनियर कहते थे अगर 2 महीने की सैलरी से कम का है तो यू गो अहेड। सर, आपने मनी की बात करी। ऑब्वियसली हर इंसान आज की डेट में पैसों के पीछे ही सब कुछ कर रहा है, चाहे वो उसकी ज़रूरत है, चाहे वो उसकी ख्वाहिशें हों। ईजी मनी और हार्ड मनी का एक बहुत अलग कंसेप्ट अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल गया है, क्योंकि जनरेशन भी ऐसी आ रही है जो ऐसे सब कुछ चाह रही है। मतलब इंस्टा पे भी आप स्क्रॉल कर रहे हो तो इंस्टेंट हर चीज़ उनको चाहिए। तो वैसे ही मनी के लिए आपका क्या उसमें ओपिनियन है कि इजी मनी एंड हार्ड मनी? इजी मनी इज नॉट बैड, बट इट शुड नॉट बी फ्रॉम अनएथिकल सोर्सेस। आज आपने YouTube पे एक वीडियो बनाया और उसके 100 मिलियन व्यू आ गए, आपने पैसा कमा लिया, इसमें इजी मनी ही है ये, क्योंकि उतना पैसा कोई आदमी 50 साल नौकरी करके भी नहीं कमा पाएगा। इसमें अनएथिकल कुछ नहीं है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग अनएथिकल। लेकिन आपने ड्रग्स बेचे, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हो जो गलत है, क्रिप्टो बेच रहे हो, मतलब पर्सनली आई डोंट लाइक क्रिप्टोज, मुझे लगता है फ्रॉड है, वो अनएथिकल है। आप मिस सेलिंग कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, इन्फीरियर चीज़ें बेच रहे हो, वो गलत है। मतलब इजी मनी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं खुद इजी मनी कमाना चाहता हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि कल मेरे पास बढ़िया पैसा आता रहे। 4000 करोड़ रुपए आप डेली नौकरी करके नहीं कमा सकते, जो मेरा टारगेट है। 4000 करोड़ का मैंने, मेरे लिए 4000 था पहले, मैंने उसको $1 बिलियन कर दिया है, 8000 करोड़ कर दिया मैंने उसको। मुझे टारगेट देना पड़ेगा ना कि मेरी नेटवर्थ या मेरी सेल्स या मेरी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन होनी चाहिए। अब मैं डेली नौकरी करके उतना नहीं कमा पाऊंगा, वो कहीं ना कहीं फ्लोइंग आना चाहिए, ऑटोमेशन आना चाहिए। वो ऑटोमेशन आ रहा है तो ईजी मनी है। तो आई डोंट माइंड, जो हार्ड वर्क कर रहा है वो पैसा कमा रहा है, इज्जत उसकी, जो इजी मनी कमा रहा है उसकी इज्जत है। डोंट बी अनएथिकल, डोंट बी इलीगल, दैट इज माई पैरामीटर। किसी को हर्ट मत करो यार। आज लोग डीप फेक बनाते हैं, मैंने आपको बताया वो कल ही मेरी फ्रेंड के साथ 26,000 का फ्रॉड हो गया। लड़कियों के आप गलत प्रकार के वीडियो और फोटोज बना रहे हो, क्या कर रहे हो यार? मतलब ईश्वर को मुंह दिखाना है, ईश्वर के पहले खुद को मुंह दिखा लो। कितना आदमी नशे में होगा कि उसको लग रहा है जस्टिफाइड है नौकरी, ये काम करके पैसा कमाना, यानी आप में शर्म का एक दाना नहीं है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर कमाई की कुछ, आपने फ्रॉड करके वो ले लिया। अच्छा, क्या करोगे उस पैसे का? आप उससे दारू पियोगे, आप उसको उड़ाओगे इधर उधर घूमने में। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कुछ कमाया, आपने उससे अपना बिजनेस सेटअप नहीं करोगे आप उसको फ्रॉड करके भी। उस पैसे को आप फेंकने ही वाले हो, 5 स्टार होटलों में घूमोगे आप। तो आपने भी कोई उसके बाद सस्टेनेबिलिटी क्रिएट नहीं करी, तो उसकी तो ऐसे कर दी आपने। तो ऐसे व्यक्ति से तो मतलब निंदा ही निंदा है उसके लिए।
बाकी हाँ इजी मनी आई डोंट माइंड, आप कमा रहे हो बढ़िया। कोई आदमी एक लिपस्टिक किंग है, आपने शायद सुना होगा केस चाइना में। हाँ। वो लिपस्टिक के बारे में काफी कुछ बताते हैं, $1 बिलियन की सिंगल डे में सेल करते हैं। अब कोई कहेगा कि एक लड़का होकर लिपस्टिक लगा रहा है, भाई $1 बिलियन की सेल भी तो कर रहा है भाई, किसी को हर्ट नहीं कर रहा ना। इट मे बी अ लिटिल बिट इमोरल इन योर व्यू बट इट इज लीगल। किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, मेरा एंडोर्समेंट है, कर लो भाई। मैं नहीं कर पाऊंगा तुम कर लो लेकिन। सर हैविंग वर्कड इन SBI, अभी रिसेंटली बहुत गवर्नमेंट मीम्स निकल रहे हैं, तो उस पे आप प्लीज कुछ बताएं। वही 1:30 बजे लंच के बाद आना वाले। हाँ। मैं मतलब बीच में कई लोगों ने कहा अपने SBI के एक्सपीरियंस पे आप शेयर करिए, तो अब मैं डालता हूँ कोई भी वीडियो तो एक आध आदमी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखता है, बोला लंच टाइम के बाद आना। तो आई बिलीव 2.5 लाख लोग हैं SBI में, या जब मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। हमारी 10-12 हज़ार ब्रांचेस थी, आई थिंक मतलब अच्छा खासा परिवार SBI का था। Everybody is not going to be excellent worker, but at the same time everybody is not going to be that lethargic person. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, क्योंकि 4 लोग कामचोर थे, या रादर कामचोर से ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो मेरे ऊपर बर्डन बहुत था। अगर हर आदमी SBI में अपना काम निपटा रहा होता या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो बचा हुआ आदमी होता है ना, जो एक्चुअली मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन कम आता है। आज मैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में था, मैंने कहा 750 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो था। अब मुझे मेरे धंधा करना है तो मेरे को और लोन देना है, बट उसमें रिस्क है, किसी को आप लोन दे रहे हो तो भाई मेरा जो पूरा इंस्टीट्यूट है उसको सपोर्ट करना चाहिए ना मुझे। बट मुझे तो मेरे इंस्टीट्यूट में लड़ना पड़ता था, क्योंकि हर आदमी कह रहा था कि यार मैं ना फंस जाऊं, लोन डिफॉल्ट हो गया तो मैं ना फंस जाऊं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा सर, मैं ना फंस जाऊं तो मैं ही अकेला पागल हूँ जो धंधे में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी मेंटालिटी कभी सरकारी नौकर वाली थी नहीं। मैं तो हमेशा MBA किया, प्राइवेट सेक्टर जॉब का मेंटालिटी था। आई एम फ्रॉम मेरे नाना जी की शॉप है, नाना जी तो नहीं है अब, तो बचपन से शॉप में बैठा हूँ, तो दुकानदार की मानसिकता है मेरी तो कि कस्टमर को सर्व करना है। अब एक सरकारी आदमी की मेंटालिटी की कस्टमर को सर्व करना है कैसे होगी, उसको सफर कराना है। तो खैर, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। तो मैं राजकोट गया एक दिन, तो हमारे एक राजा भाई हैं, हमारे साथ जॉब थे SBI में। कहते प्रभात तेरे को डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा किस बात का? 750 करोड़ का पोर्टफोलियो है, डूब गया तो कुछ? मैंने कहा देखो राजा भाई, 5 लाख का लोन देने में डर लगता है। बोला क्यों? मैंने कहा 5 लाख का लोन अगर डूबा तो ये लोग वसूल भी कर लेंगे अपने से। आज अपने पास एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक बाइक है, 750 करोड़ तो ये मेरे से वसूल कर नहीं सकता। मेरे साइज के कपड़े भी किसी को नहीं आने। तो ले जाओ जो ले जाना है। तो क्या है ना, एक लेवल के बाद आदमी को डर लगना बंद हो जाता है। मतलब लोगों को लगता हुआ 750 करोड़ में डर, काय का डरना है, कोई क्या ही कर लेगा अपना। तो है तो हाँ, बट एक है मतलब इनएफिशिएंसी हर ऑर्गेनाइजेशन में। सरकारी बैंक पहले से बहुत बेहतर है, ऑनेस्ट। इट्स नॉट बिकॉज आई वर्कड देयर, बट दिस इज समथिंग आई बिलीव। बट यू नो, एक शेर है कि आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो शेर क्या है। वो ये था कि कितना मशहूर कर लिया है मैंने खुद को अपने से बड़े आदमी को गाली देके। एक बहुत फेमस शेर है। तो जब आप SBI को गाली दे रहे हैं तो आप बड़े बन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट का भी मैंने खिल्ली उड़ा दी, मजाक उड़ा दिया। आपने शायद वो प्रॉब्लम पर्सनली फेस नहीं की होगी, बट आपको ऐसा लगता है ये मीम चला के मैं क्या हो रहा हूँ, मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ। क्योंकि ये है कि लोगों की खिल्ली उड़ा के लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो ठीक है, हंसी मजाक है। बट people are there in SBI and in every organization who are actually working very hard, and at the same time a lot of lethargic people. सर जैसे हमने गवर्नमेंट की बात की, ऐसे ही और भी मतलब बैंक्स के अलावा भी और सेक्टर्स हैं, तो आपने पर्सनली कुछ ऐसी फेलिसीज फेस करी है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इतने काम पड़े नहीं, थोड़े। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था,
नगर निगम भोपाल के साथ एक केस हुआ था। तो हुआ ये कि मैं छोटा था, छोटा मतलब कॉलेज में था तब मैं, तो मेरे फादर ने कहा कि यार ये अपने को इस महीने इस साल का वो भरना है, अपना होता है ना चार्जेस होते हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा आप जाओ ऑफिस। उस टाइम मैं वो था, फ्री था, कॉलेज हो गया था, जॉब लगी नहीं थी, तो मैंने कहा घर का लड़का कम से कम यही काम कर ले। पिताजी ने कहा आप जाओ ऑफिस में कर लूंगा। अब मैं गया, अच्छा मेरे घर के जस्ट सामने नगर निगम का ऑफिस, यानी मुझे वॉक करना है, यानी यहाँ से 10 मीटर आ गया, मैं पहुँच गया। मैंने कहा वो भरना है मेरे को, बताओ। तो ही इज लाइक कि पापा नहीं आए। मैंने कहा नहीं पापा नहीं आए, मैं आया हूँ। मैंने ही वाज लाइक कि पापा आएंगे तो थोड़ा सा खर्चा पानी का कुछ हो जाएगा, एंड आई वाज लाइक मैं तो फ्री हूँ, 4 दिन बैठ जाऊँगा। मेरे फादर को ऑफिस जाना है ना, मैं तो बेरोजगार हूँ। मैं तो 4 दिन बैठ जाऊँगा। तो मैं 1 दिन 2 दिन गया और मेरे फादर ने कहा पैसे दे दे उसको कुछ ऊपर से। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। बोला क्यों? मैं तो फ्री हूँ, कुछ उस फ्रीनेस का ही फायदा उठाया जाए। तो इट इज गोइंग ऑन, मतलब मेरा केस चल रहा है। इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, अ गाय केम इन एंड मैं उसकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ उस व्यक्ति की। उससे कह रहा है एक काम करो, तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो तो तुम्हारा जीवन में EWS का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आएगा, ठीक है? मतलब घूस दे दो मुझे। अच्छा मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जो चल रहा है। 4 दिन बाद वही आदमी आया, मैं फिर बैठा हूँ वहीं पे। कहता है तुम साले बदमाश, EWS का तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगता ही नहीं है। And he was like कि मैं बोला पुलिस में हूँ, मैं उठा लूंगा तेरे को। तो this is something I happened and one thing happened while I was in bank. मैं होम लोन्स कर रहा था, तो हमने 12 होम लोन एक साथ किए थे। तो एक व्यक्ति थे जो मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनके कुछ असिस्टेंट थे, तो दूसरे गांव में रहते थे, तो उनका साला आता था हमेशा। एंड ही वाज लाइक अरे वो जिया जी तो कचहरी में है। मैं कहता था कोई दिक्कत नहीं भैया, उनका कर लेंगे, आप करता सपोर्ट करेंगे। लास्ट डे जब फाइल कंप्लीट हो गई, दैट गाय केम इन एंड ही गेव मी 2,000 रुपीज घूस। मैंने कहा तू अपनी कचहरी में वहीं पर मारूंगा तेरे को, एवरीबडी इज नॉट करप्ट। मैंने कहा फाइल फेंक देता मैं तेरी। एंड इज अ वेरी बिग शॉट एंड आई वॉज एन इडियट, जो होता है आदमी, मतलब फेंक दूंगा तेरी फाइल में। और घूस को समझ रखा है तूने, मैंने तो मांगा ही नहीं तेरे से, मैंने मांगा केक भी बार। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ने सरकारी जॉब में अच्छी सर्विस दी है तो नौकरी के कारण थोड़ी दे रहा है, ऊपर का चाहिए होगा। इनिशियली मैंने गिफ्ट्स लिए, इनिशियली मतलब जब बिल्कुल फर्स्ट ईयर था, दिवाली के गिफ्ट और आते थे ना वाउचर एंड एवरीथिंग, देन आई स्टॉप्ड इट। मैंने कहा नो, ये दिस विल क्रिएट प्रेशर ऑन मी वन डे। देन आई स्टॉप टेकिंग गिफ्ट। मैंने कहा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए सर। मिठाई, मैंने कहा नहीं चाहिए मिठाई तेरी, नहीं सर डब्बा है, मैंने कहा थोड़ी सी खिला दे, क्योंकि समवेयर और द अदर इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन मी। मेरे साथ वाले ले रहे हैं, मैंने कहा मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ। वंस व्हाट हैपेंड, माय CGM केम इन। माय CGM इज अ वेरी बिग गाय, राइट? और हम बहुत बड़ी गए थे, एक फैक्ट्री है सिम्पोलो सिरामिक्स, ऋतिक रोशन अब उसके एड्स कर रहा था, मतलब इज अ वेरी बिग शॉट, राइट? मेरी कंपनी थी, मतलब मैं उसका क्रेडिट मैनेजर था। वेरी गुड गाय, बहुत अच्छी कंपनी, कोई गलती नहीं। बट एक होता है ना, इतना सीनियर आदमी है, तो उन्होंने हमको पावर बैंक्स दिया। पावर बैंक्स होते हैं और चाइना के बड़े बेहतरीन हैवी पावर बैंक्स। मेरे CGM साहब को मिला, मेरे GM को मिला और मुझे मिला। अब अगर अपने CGM के सामने में वो गिफ्ट वापस कर दूं तो मेरा CGM कहेगा क्यों, मतलब मैं चोर हूं क्या? मतलब तू ज्यादा ईमानदार है और मैंने उससे अगर ये ले लिया है तो मैं करप्ट हूँ, और वो गलत नहीं होते बोलने में। तो व्हाट हैपेंड, अच्छा मैं यहाँ टर्मोइल में, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। तो मेरे ड्राइवर साहब थे भागीरथ भाई, तो मैं उनकी कार में बैठा, बोला अरे सर ये क्या है? मैंने कहा तेरे को चाहिए क्या? बोला दोगे? मैंने कहा ले, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं लिया। दिस इज माई वर्क एथिक। सबका होगा मत रहा, मतलब मुझे, लेकिन ये बोझे के साथ मैं नौकरी धंधे नहीं कर सकता। किसी से फेवर लेना, मतलब दब जाता है आदमी फेवर में, भले कितना छोटा फेवर हो, बट
गवर्नमेंट में है। सर आपका अभी करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेके क्या व्यू है? जो अभी 24 का इलेक्शन हुआ, ऑफ कोर्स। तो एक्सपेक्टेशन तो अलग थी, लाइक द होल कंट्री। और आई रिमेम्बर समधीश भाटिया जी, ही इज अ वेरी बिग पॉडकास्टर, यू नो। तो उनका कुछ पुराना मैं पॉडकास्ट देख रहा था रिसेंटली, मतलब आफ्टर द 24 इलेक्शन रिजल्ट, जबकि पॉडकास्ट पुराना था, एंड उमर अब्दुल्ला सेड कि आई वुड लाइक टू सी मोदी जी रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। और पता नहीं उनकी ज़बान पे सरस्वती जी बैठी होंगी कि कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। प्रॉब्लम विद कोलिशन गवर्नमेंट इज, जब एक आदमी का खुद की मेजोरिटी होती है, उसको जो करना है वो कर लेता है। कोलिशन में मिनिमम एजेंडा होता है, तो कहाँ कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, यू डोंट नो। मोदी जी सेड कि मैं बहुत बड़े बड़े इस बार बदलाव करने वाला हूँ। वो कितने बड़े होंगे अब दिक्कत है ना, क्योंकि हो सकता है कि भाई जो साथ के लोग हैं वो कहते नहीं भैया नहीं चलेगा ये। प्रशांत किशोर, उनका एक मैं दूसरा देख रहा था, तो प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली। बोला कि पहली बार जब 2014 से 19 गवर्नमेंट चली तो एक चीज़ पे विरोध हुआ था, उन्होंने कुछ बताया था मैं भूल गया। बोला 19 to 24 तीन चीज़ों पे विरोध हुए, किसान आंदोलन, CA और जो भी। बोला सो देयर इज अ टेंडेंसी कि विरोध बढ़ रहा है, तो 24 से 29 बढ़ेंगे। सॉरी, विरोध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप और डायनामिक फैसले लेते जा रहे हो और क्रिटिकल फैसले लेते जा रहे हो, लोगों में विरोध आएगा ही, तो और ज्यादा आएंगे अब तो, क्योंकि अब तो थर्ड टाइम है, अब तो मोदी जी प्रोबेबली रिटायर विल आफ्टर दिस, राइट? बट अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज का क्या लेवल रहेगा। मेरे फादर का ये कहना है कि द वे ही लुक्स एट नरेंद्र मोदी कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो कह देगा तोड़ दो गवर्नमेंट। आई वुड लाइक दैट कि नरेंद्र मोदी को जिसलिए देश की जनता ने प्रेम दिया है कि वो करते हैं काम, हम उनको एक डरा हुआ फिगर नहीं देख सकता। ट्रू। तो मैं तो ये कहूँगा जब तक चल रहा है चलने दो, बट यार आप को जो विश्वास है आप करो। बट अगर आप भी डरने लगोगे तो फिर आप में और एक दूसरे पॉलिटिशियन में क्या ही डिफरेंस रहेगा। फिर कमजोरी आदमी चाहिए तो फिर राहुल गांधी क्या बुरा है? So this is what I believe. सर ऐसे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जिसका सब वेट कर रहे थे, जैसे यूसीसी हो गया, तो उस पे आपका क्या व्यू है? यूसीसी की रिलेवेंस नहीं है। बीजेपी के 3 एजेंडास थे हमेशा से, राम मंदिर, 370 आर्टिकल हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता, ये हमेशा से उनके एजेंडा में कब से रहा है। तो राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गई, तो बचा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो चुभती थी हिंदुओं को, वो थी ट्रिपल तलाक एंड मल्टीपल मैरिज। पर्सनल लॉ जो होता है वो बेसिकली होता है शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन, जितना मुझे मालूम है। तो जब ट्रिपल तलाक आप किसी को देते हो, किसी को अच्छा नहीं लगता कि किसी लड़की को आपने रैंडमली ट्रिपल तलाक दे दिया है, जिस भी कारण से आपने दे दिया। तो देयर इज समबडी फ्रॉम कांग्रेस, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, आई थिंक केरला के गवर्नर हैं वो, he was a Congressy. So if you remember, if you know, there was a thing that happened, शहबानो केस, अगर आपने सुना तो शहबानो केस में हुआ यह था कि शहबानो ने एलिमोनी अपने हस्बैंड से मांगी थी डिवोर्स के बाद, और उन्होंने मना कर दिया था। तो दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में शहबानो जीत गई थी, बट राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज कर दिया था, तो अंडरमाइन किया था सुप्रीम कोर्ट को, तो उस पर बहुत विरोध हुआ था। तो देयर वाज अ मुस्लिम गाय, उनका मैं नाम एक्चुअली भूल रहा हूँ अभी, वो नाउ ही इज इन बीजेपी, राइट? ही सेड कि दिस इज रॉन्ग। मतलब व्हाई दिस इज रॉन्ग? बोला आज आपने धर्म के नाम पे प्रो मुस्लिम पॉलिसीज बना लिया, कल हिंदूज का प्रेशर होगा और हिंदूज की गवर्नमेंट होगी तो प्रो हिंदू फैसले लेंगे, आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉरल ग्राउंड आप छोड़ चुके हो। सो देन ही लेफ्ट एक्चुअली कांग्रेस। सो व्हाट हैपेंड, उनसे एक सवाल पूछा गया जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ चल रहा था। बोला देश में साल भर में 4-5 मामले भी नहीं आते ट्रिपल तलाक के, तो क्या ये इतने मामले हैं जिस पे आपको नियम चेंज करने की जरूरत पड़े?
बोला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, 3-4 मामले आते हैं, वो उतने तो नहीं है कि आपको नियम चेंज करने पड़े, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी मुस्लिम बहनें जो प्रेशर में रहती है कि मेरा हस्बैंड कल तलाक ना दे दे, उसका क्या करोगे? मतलब वो जो मेंटल एंग्विश है उसकी, जो उसको वो एक मिलना चाहिए स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी देने के लिए ट्रिपल तलाक हटना जरूरी है। एंड इट मेड सेंस फॉर मी विदाउट बीइंग रिलीजियस और पॉलिटिकल, बट इट मेड सेंस फॉर मी। और तो ट्रिपल तलाक हट गया। मल्टीपल मैरिजेस में हिंदू आदमियों को गुस्सा आता है कि यार हमने तो एक से शादी की है, यहाँ तो मल्टीपल हो रही है, तो तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे मल्टीपल। आज की तारीख में मैरिज इज अ वेरी एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन। मुस्लिम्स भी कहाँ मल्टीपल मैरिज कर रहे हैं, अफोर्ड कहाँ कर पा रहे हैं। तो ट्रिपल तलाक हट गया, मल्टीपल मैरिजेस हो नहीं रही, हमको फर्क पड़ता नहीं अडॉप्शन से। इनहेरिटेंस हिंदू कोड बिल में तो है महिलाओं के लिए, मुस्लिम्स में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मेन सबसे बड़ा कंटेंशन था वो ऑलरेडी जा चुका है यूसीसी से। तो अब यूसीसी हटाओ नहीं हटाओ, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत क्रूड आंसर तो यही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंटेंशन था वो ट्रिपल तलाक था और मल्टीपल मैरिज था। तो दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। दिस इज व्हाट आई फील। बट मतलब वो उनको बाकी उन्होंने उत्तराखंड में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके कुछ प्रोसेस चालू कर दिए, तो हो सकता है ये लोग नेशन वाइड भी करें कुछ। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी था ही, तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होगा। बट अगेन इनकी मेजोरिटी खत्म हो गई है फ्रॉम लोकसभा, तो वो कितने उस मामले में अग्रसर रहेंगे आई डोंट नो। सर बीजेपी आपको क्या लगता है अयोध्या में क्यों हारी? ये सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है आई गेस। ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ये मुझे जो लगता है, मैंने बहुत स्टडी नहीं किया, ऑनेस्ट आंसर है ये, बट लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जो डिवाइसिव पॉलिसीज थी उसके खिलाफ अयोध्या ने वोट दिया। जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है जो बढ़ाया बीजेपी ने, और उसके खिलाफ दिया, और बोला राम मंदिर उन्होंने थोड़ी बनवाया, चलो जो भी है। बट आपने जो वोट दिया वो भी कोई बहुत नियम से नहीं दिया है, कास्ट पॉलिटिक्स पे दिया है। मतलब इट इज नॉट अबाउट कि हम देश में आप कुछ गलत कर रही है बीजेपी तो मैं इसके विरोध में वोट करता हूँ। यानी 2019 में अगर भोपाल के लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को वोट नहीं दिया होता तो मैं मानता हाँ कि हम कह रहे हैं कि भाई मोदी जी से प्रेम है, लेकिन यार ये कैंडिडेट गलत है और इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे, तो इट वुड हैव मेड सम सेंस। आपने वहाँ वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कास्ट लेवल पे दूसरा आदमी आपको ज़्यादा प्रिय था। तो आप ये मत कहिए कि हमने इसलिए दिया है कि बीजेपी डिवाइसिव पॉलिसीज खेल रही है, तो आपका रीज़न भी कोई बहुत इफेक्टिव तो नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगेन प्रशांत किशोर सेड अ ब्यूटीफुल थिंग। उन्होंने कहा मैं बिहार में रैलीज कर रहा हूँ हर जगह और लोगों से पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कहता है एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है। हर आदमी कह रहा है एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है। बोला फिर मैं मेरी पार्टी जब होती है रैलीज तो मैं लोगों से कहता हूँ हाथ उठाओ, पिछली बार किस चीज़ पे वोट दिया था, एजुकेशन पे दिया था? बोला एक आदमी ने आज तक वोट नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया। और उसी में जब पूछता हूँ कास्ट के बेसिस भी तो कितने लोग उठा लेते हैं, है ना। तुमको चाहिए एजुकेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कास्ट के बेस पे तुम्हें वोट डालना है तो कर लो। तो दिस इज प्रोबेबली वेयर बीजेपी लॉस्ट। कई लोग कह रहे हैं कि यूपी में जो उन्होंने कास्ट का जो एक होता है ना कि इस कास्ट के इतने लोग हैं तो इस आदमी को उठाना चाहिए, वो वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ यानी कोई व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है कि कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर बढ़े, भाई somebody is trying to break that thing ना, अगर वो बात सत्य है तो, मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत एनालाइज नहीं किया, तो उसको आप हरा रहे हो और उसके बाद कहते हो कि देश की सरकार तो बड़ी जाति सूचक है, बड़ी रिलीजियस है, तो तुम भी तो वोट उसी पे कर रहे हो ना। 2004 का इलेक्शन था मैम अटल जी का, और पहला इलेक्शन माना जाता है जो भारत के इतिहास में लोकसभा जो विकास पे लड़ा गया था, और उसमें अटल जी हार गए थे। यानी देश वालों को एट द एंड ऑफ द डे विकास पे वोट नहीं देना, उनको देना तो राम मंदिर पे ही था। तो अगर उसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर को नरेटिव बनाया, हिंदुज्म को नरेटिव बनाया, तो उसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है या देश की जनता रिस्पॉन्सिबल है? हम किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं वो भी तो देखो ना, ओनरशिप लो ना। भाई मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा कि मेरे को हॉस्पिटल चाहिए, ये चाहिए, लास्ट में देखूंगा यार ये मेरे सरनेम वाला आदमी, मैं उसको वोट इसको करूंगा।
तो भाई जिस दिन उससे ऊपर उठ पाओ उस दिन कहना कि देश की सरकार ढंग से काम नहीं कर रही। तुम खुद कास्ट देख के वोट डाल रहे हो और कह रहे हो देश की सरकार बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो वो तो नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। वेल सेड सर। आई गेस ये चीज़ हर जगह हो रही है। इंस्टाग्राम पे भी हमको वही दिखाया जा रहा है जो हम देखना चाहते हैं, और फिर जी। लोग बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे ऐसे बैड कंटेंट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स वहाँ ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, आज इंस्टाग्राम पे मेरा अच्छा चल गया तो मुझे थोड़ी ऑडियंस अच्छी मिल गई। यूट्यूब पे तो मैं 3-4 साल से बना रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो ऑडियंस नहीं मिली ना। जबकि मुझे लगता था मैंने क्वालिटी कंटेंट उसमें भी बनाया था, वो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल सब था, बट उसी के सामने कोई क्रिंज नाच रहा है, उसको मिलियंस ऑफ व्यू मिल रहा है। अच्छा ह्यूमर हो तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, आई लाइक अ गुड ह्यूमर, राइट। बट वो कुछ भी गंदगी चल रही है, कुछ भी क्लीशे चल रहा है, वो धंधा चल रहा है, तो भाई आप ही ने तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर करे। अब भारत में आप देखो, मैं कॉलेज में था, आई थिंक फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, 2000 की बात है, तो सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की चालू हुआ था। उन्होंने जो देश की मटिया मेट करी उन दोनों प्रोग्राम्स ने, क्योंकि उस टाइम बड़ा अच्छा लगा क्योंकि नया था। तो वी यूज टू डिस्कस सास भी कभी बहू थी एट कॉलेज, यू मे फाइंड इट अ लिटिल बिट, क्योंकि उस टाइम के लिए बड़ा नया था। लेकिन भाई अच्छा, उसके बाद वो चलता गया सास बहू। अच्छा, मुझे लगा 5-7 साल में खत्म हो जाएगा। मेरा एनालिसिस जीवन में उससे गलत कभी हुआ ही नहीं, आज भी चल रहा है वो। तो इतना गंदा कंटेंट, इतना पुअरली रिटन कंटेंट, not giving you even one thing to think, analyze, but because people have got addicted to it। मेरे मौसा जी देखते हैं, मेरे छोटे मौसा जी हैं, वो कई बार देखते हैं। मैं तो ये क्यों देख रहे हो, कहते अब आदत हो गई तेरी मौसी के साथ बैठ बैठ के देखने की। तो अब हो ये रहा है कि इतना गंदा कंटेंट है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को अच्छा लगता है, जबकि दैट इज ऑल्सो बैड कंटेंट, बट इट इज रिलेटिवली बेटर देन द गार्बेज, तो यूर फाइंड इट बेटर। यूएस में सीरीज आती हैं, फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, यानी उनको 12 एपिसोड लिखने में 1 साल लगता है, एग्जीक्यूट करने में अपन 2 हफ्ते में निकाल देते हैं। तो क्वालिटी तो नहीं है। अच्छा, आपके पास हुआ ये आफ्टर कोविड, लोगों ने हॉलीवुड और इंटरनेशनल बहुत देखा, नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम आ गया, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस आई ऑन क्वालिटी, स्टोरी। उसके बाद आपने देखा कि भारत में लगातार फिल्में फ्लॉप हुई थी, क्योंकि अब कुछ भी कचरा दे देते थे, सॉरी, और वो फिल्म चल रही थी। तो कंटेंट कहाँ है? यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट ना। तो आप मेहनत तो करो। मैंने बुक लिखी 12 कहानियाँ, वो 12 कहानी लिखने में मेरे को 8 साल लगे। चलो मैं रेगुलर नहीं लिख पाया, बट इट टुक सम टाइम। तो अगर हम एज अ ऑडियंस एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दे दो कुछ भी, अच्छा, डू यू फील गुड आफ्टर वॉचिंग दोस प्रोग्राम्स? वो मिहिर की जब मृत्यु हुई थी और जब म्यूजिक बजता था, भाई मेरे को तो डिप्रेशन आ जाता था, क्योंकि रात को 11:30 बजे तक वो प्रोग्राम चल रहा है, उसका सोना है आपको। सोने से पहले आप ऐसा म्यूजिक सुन के सो रहे हो, क्योंकि उस टाइम उन्होंने म्यूजिक भी चेंज किया था। मुझे लग रहा है उसी का पाप लगा स्मृति ईरानी पे भी। तो हार गई हो। So yeah, you should, as an audience, you should ask for better content. So you will get, and what you respond to is what you get. If you are responding to cringe, I will make cringe. I will not make cringe, but people will. सर, आपने एजुकेशन की बात की थी। नीट एग्ज़ाम्स का भी रिसेंटली एक स्कैम हुआ जिसमें स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया है। उस पे एज एन एजुकेशनिस्ट आपकी व्यू क्या है? मैंने उसको बहुत रीड नहीं किया, ऑनेस्ट आंसर तो ये है। मुझे कई लोगों ने कहा कि यू मेक सम कंटेंट ऑन इट, बट जैसे एक ही स्पेसिफिक एरिया के कई बच्चों को फुल मार्क्स मिले, या किसी को हाई मार्क्स मिल के भी अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, सो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहता कि वो फ्रॉड ही होगा, मुझे नहीं मालूम, बट देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। आई टेल यू हाउ। जिस भी दिन आप एमपी नगर शाम को जाओ और आपको बहुत भीड़ लगे, तो आप समझ जाना कि ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कर रही है, क्योंकि जिस दिन ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो जाती है उस दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस दिन वो नहीं खड़े होते, चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है।
ये आदमी यहाँ से छोड़ देता, वो आदमी वहाँ से छोड़ देता, पहले 5-5 मिनट सबको रोका, फिर एक साथ सबको छोड़ दिया, तो वो बर्बाद हो गया उसमें। सेम वे देयर कैन बी दिस थिंग हैपनिंग इन नीट, कि जो भाई लोगों ने शायद सोचा ही नहीं कि हम ग्रेस मार्क दे देंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अगेन उसको बहुत स्टडी नहीं किया। सो रादर देन अ फ्रॉड इट कुड बी mismanagement, and it shouldn't have happened because there was no coordination between how it is going to impact students पे, उनके parents पे। I know one of my friends, वो अपनी छोटी बहन को नीट की तैयारी कराती है। She has taken a loan ताकि वो उसको वो 10,000 रुपये हर महीने बेचारी लोन रीपेमेंट करे, जो भी कर रही है, और वो फिर भी ठीक ठाक फैमिली से आती है, गरीब बच्चे हैं, वो बेचारे नीट में इतना खर्च कर रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए लगता है जब डॉक्टरी पढ़ता है आदमी। यू कैन नॉट बी इनसेंसिटिव। मैंने जो इनसेंसिटिविटी देखी है ना, प्रॉबेबली वो बहुत हर्ट करती है। व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर, मेरा बैक लग गया एक सब्जेक्ट में, कंप्यूटर्स में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अब तो मैं नाम भी लूँगा, BSS में था मैं। हाँ, मैं उस टाइम विरोध ही नहीं कर पाया, तो आज करूँगा मैं। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को 6 मार्क मिले थे इंटरनल में 15 में से, और मुझसे टीचर पूछ के बुक्स रिकमेंड करता था, कहता था कौन सी बुक यूज़ करा, तो मैं बताता था, मेरा इतना होल्ड था कंप्यूटर्स पे। एंड आई एम आस्किंग एवरीबडी 6 क्यों दिए, 6 क्यों दिए? 3 टीचर थे, बोला मैंने तो अच्छे दिए होते, मैंने तो अच्छे दिए होते। तीसरा टीचर छोड़ चुका था, बोला उसी ने कम दिए होंगे। मैं सर फोड़ रहा हूँ हर जगह, एग्रीगेट में फेल हो गया। अब मेरे जैसा आदमी फेल हो गया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बहुत टॉप नॉच था, बट अबव एवरेज तो हमेशा से था, स्मार्ट तो मैं हमेशा से था। 35 में से मुझे जितने 17 मार्क्स मिले थे एक्सटर्नल में, इंटरनल में 15 में से 6 मिले थे, 23 मार्क मिले थे। यानी इंटरनल एक्सटर्नल में मैं इंडिविजुअली पास था, एग्रीगेट में 25 होने चाहिए था। सर फोड़ता रहा मैं, नोबडी बॉदर्ड, इवन द कॉलेज डिडंट बॉदर्ड। देन नेक्स्ट ईयर हैपेंड, बोला चलो तुम थर्ड ईयर में क्या करना, इसको वापस देना एग्ज़ाम को। नेक्स्ट ईयर 35 में से मुझे 19 मार्क चाहिए, 6 मार्क इंटरनल के हैं, क्यों? बोला वो चेंज नहीं होंगे। बोला आप तो हैंडीकैप के साथ काम करो। मैंने कहा चलो 19 लाएंगे। अब 19 अगर एक्सटर्नल में आ गए तो 6 इंटरनल में मैं पास हो जाऊँगा। यू विल नॉट बिलीव, 35 मार्क का पेपर होना था, वो 25 मार्क का हुआ, क्योंकि उस साल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। 10 मार्क वाइवा के, अब मेरा तो वाइवा भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा तो पिछला साल का है। मैंने कहा चलो, सबने कहा चलो प्रो रेटा हो जाएगा, यानी 14 मार्क्स ले आओ 25 में से, तो 35 में से 19 होता है। तो आई अंडरस्टूड कि 14 लाना है। मेरे 25 में से कितना है? 14। आई एम हैप्पी। बट इन इडियट बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय वालों ने मुझे 35 में से 14 दिया। मैं सर फोड़ रहा हूँ, हर जगह सर फोड़ रहा हूँ, भाई क्या, क्यों, कैसे 25 में से 14 है, प्रोरेटा कर रहे हो तो उसको रिलेटिवली बढ़ाओ। तो नो हेल्प। देयर आई सॉ द इनसेंसिटिविटी ऑफ पीपल, कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। वो लड़के का मेरे 2 साल बैक होता, आई वॉज बॉर्डरलाइन डिप्रेशन। मैं स्विमिंग करने आता था, मेरे दोस्त से कहता था मेरी बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही, वो डर जाता था। somehow हुआ, फिर जो भी हुआ, this I saw, so I cannot be that guy who is insensitive towards anybody, क्योंकि वो मैंने देखा है। मेरे परिवार वाले देखते थे ना, ये स्मार्ट लड़का है और उसको बैक हो गया, तो यार ये मत करो आप भाई, हाथ पाँव हिला दो। और उसका पूरा उल्टा मेरे MBA में, भाई वो तो इतना अमेजिंग केस है। हमारे रिजल्ट आने थे और वो डिले होते जा रहे हैं, वो सेकंड सेम या किसके, एंड एवरीबॉडी इज लाइक अरे डिले हो गया। तो एक हमारा एक सब्जेक्ट था जिसमें हमारे टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया था, एवरीबॉडी वाज कि लोग कह रहे हैं 80% बच्चे फेल हैं इसमें। वो सब्जेक्ट का नाम याद नहीं आ रहा। एवरीबॉडी इज लाइक कब आएगा। एंड में बहुत लेट रिजल्ट आया, एवरीबॉडी पास्ड, सब खुश। और टीचर आकर चिल्ला रहा, अबे तुम सबको तो मैंने फेल किया था, तुम पास कैसे हो गए? यानी आवर कॉलेज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और से रीचेक कराया होगा। बोला 80% फेल कैसे हो सकता है बच्चा? यानी टीचर ने ढंग से काम नहीं किया, खुन्नस में उसने तो। एंड दे नेवर सेड कि वी डिड इट फॉर यू, बट द कॉलेज स्टूड फॉर यू।
दिस इज द डिफरेंस ना, बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं पाँव पड़ रहा हूँ सबके, क्या कौन गलती किया बताओ प्लीज, नो बड़े यार हमको क्या मालूम, तुम्हारा बच्चा हूँ मैं, सुसाइड कर लेता मैं, मेरे माँ बाप के इशू हो जाता है ना कल। कितनी सेंसिटिविटी है यार। तो बिकॉज सो मैनी नेगेटिव थिंग्स आई सॉ इन माई लाइफ, सो इट शेप्ड मी व्हाट आई एम टुडे. So now I cannot be insensitive towards anybody. Somebody says कि सर मैं डिप्रेशन में, मैं कहता हूँ रुक जा बैठ जा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, है तेरे को इशू. लोग एक्नॉलेज नहीं करते, वो कहते हैं क्या 18 साल का लड़का क्या डिप्रेशन है, हो रहा है 18 साल के लड़के को डिप्रेशन आज. आप कैसे कह सकते हो नहीं हो रहा भाई, आपकी एज में नहीं होता था, हमारे टाइम में 18 साल के लड़के को डिप्रेशन नहीं होता था, आज हो रहा है. तो या तो एक्सेप्ट कर लो और उसको मैनेज करो, या तो वो बेचारा सुसाइड कर लेगा कल, तो अफसोस कर लेना. वन ऑफ माई समबडी आई न्यू, मतलब काइंड ऑफ अ फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड, ही कमिटेड सुसाइड लास्ट ईयर, इमोशनल इश्यूज. और मुझे उसका ना बहुत दुख हुआ. क्यों? क्योंकि यार वो किसी से बात कर लेता तो शायद वहाँ तक इशू नहीं आता. और आई वेंट थ्रू समथिंग सिमिलर emotionally. I had a lot of people to talk to. I used to talk with everybody. सबको मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं अपने आप में बहुत चिल आउट बंदा हूँ, रीडिंग राइटिंग सब कर रहा हूँ. मैंने कहा जब मेरे जैसे व्यक्ति पे इतना प्रेशर आ गया, तो जो व्यक्ति पे कोई बात नहीं कर रहा उसकी क्या स्थिति हुई होगी. That's why you need to talk, you need to communicate, you need to say यार ठीक हो जाएगा. इतना आप सेंसिटिविटी नहीं रख सकते. मैंने कहा ना, मैं कल मेरी फ्रेंड ने कॉल किया कि मेरे 26,000 डूब गए, एवरीबडी यार तुमने क्या किया. अरे यार वो तो सब बोल रहे हैं, तू भी यही बोलेगा तो डिफरेंस क्या. मैंने कहा ठीक है चिल कर, आइसक्रीम का, जीवन खत्म नहीं हो गया, 26,000 रुपये अगले महीने की सैलरी से आ जाएंगे. एंड शी वाज लाइक हाँ बात ठीक है. तो डोंट इंक्रीज द ऑलरेडी प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड, डोंट इंक्रीज द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड. इवन इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, तो तुम्हें जन्म ईश्वर ने इसलिए दिया था कि जा और परेशानी क्रिएट कर रहे, कम करना जाके थोड़ा सा. दिस इज व्हाट आई बिलीव. सर जैसे हम जैसे लोग, मतलब आई वुड वांट टू से कि हाँ आई एम ऑल्सो सेंसिटिव, पर कुछ लोग एक्चुअली सेंसिटिविटी को समझते नहीं है और हम सामने से उसको देख रहे होते हैं. तो एज अ व्यूअर या एज जो हम आसपास देख रहे हैं लोगों को कि वो इनसेंसिटिव हैं इतने, और हमें परेशानी हो रही है उससे, ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? तो एक नया शब्द मैंने सीखा कुछ टाइम पहले, नार्सिसिज्म, जो पहले मुझे नहीं मालूम था. मतलब मालूम था, इतना मैंने उस पर ध्यान नहीं देता. एक बार मैं पहला मीटअप कर रहा था मेरा, तो somebody asked me नार्सिसिज्म पे कुछ बोलो. मैंने कहा नार्सिसिज्म पे क्या बोलूँ. एक आदमी जो खुद को बहुत मानता है, आईने में खुद को दिखता रहता है. बट मैंने फिर कुछ एक रील बना दी उस पर, इतने लोगों के कमेंट, अरे हमारा पार्टनर नार्सिसिस्ट है, मेरे फादर नार्सिसिस्ट हैं, मेरी मदर है, मेरा ससुर है. And then I realized this is such a big problem. जो insensitivity है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि अच्छा फिर मैंने रियलाइज कि 4 को तो मैं भी जानता हूँ, तब तक शब्द नहीं मालूम था. अच्छा मैंने कहा ये नार्सिसिस्ट था, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा था. तो अच्छा तब तक उन सबको मैं अपनी लाइफ से भगा चुका था. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. अगर भगा सकते हो उसको, वो भगा दो उसको. मेरे एक दोस्त था, वो इतना मुझे सेल्फ डाउट में रखता था, हमेशा इतना रखता था कि मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा हो गया था कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ उसका अप्रूवल मिलेगा कि नहीं. आई वॉज इन दैट केज कि यार वो मैं कर रहा हूँ यार वो कुछ बोलेगा तो नहीं. एंड व्हेन आई लेफ्ट दैट गाय कि भगा उसको, देन आई रियलाइज कि आई वॉज इन अ मेंटल केज. दीज पीपल डू नथिंग, दे पुट यू इन अ मेंटल केज कि तुम तो गलती कर रहे हो. एंड यू नीड टू से इंग्लिश के 2 शब्द जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्योंकि यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. वो व्यक्ति तो आपके जीवन को खराब कर देगा. फिर लोग कहते हैं माँ बाप को कैसे छोड़े. मैं कहता हूँ वो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप हैं, क्या कर लोगे अब तुम. माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकते. बोला वाइफ है, हस्बैंड है, बोला डिवोर्स दे दोगे एक बार. बट यहाँ क्या करोगे ना, कुछ नहीं, इंटरेक्शन कम करो. क्योंकि अगर आपके माँ बाप ही बार बार आपको सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, उससे बुरा नहीं हो सकता कुछ. मेरा बॉस मेरे को सेल्फ डाउट में डालता था तो मेरी हालत खराब हो गई थी. मेरे पिताजी तो टचवुड बहुत सपोर्टिव है मेरे,
अगर वो रोज मुझसे कहेंगे यू आर वर्थलेस, तो एक्चुअली आई विल बिकम वर्थलेस. सो योर पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता. माँ बाप, प्रोबेबली योर स्पाउस को तो भगा सकता है, गलती होगी तेरे से शादी करके. तो बहुत हार्ड हिटिंग बात है, लेकिन मैं कर देता हूँ. माँ बाप को आप नहीं छोड़ सकते ऑनेस्टली, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते. इंटरेक्शन कम कर दीजिए, घर में कम रहिए, बाहर घूमो, शहर है, तालाब है, नौकरी करो, धंधा करो, 2 जॉब करो, घर आके सो जाओ, सो फिर भग जाओ. क्योंकि अगर आप उनको कन्विंस करना चाह रहे हो ना, यू आर गोइंग टू लूज. सो डोंट बॉदर. Honest answer is this. You will not find an easy answer here. सर हमारी अभी पहली बात हुई और मेरी भी रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई रहे नहीं रहे. आई कैन बी विथ माई बुक्स एंड आई कैन लाइक स्पेंड मंथ्स ऑन इट. राइट. आप भी बहुत बड़े रीडर हैं. I used to be a big reader. मैंने जिस दिन मेरी पहली जॉब छोड़ी थी UTI बैंक की बैंगलोर में, तो 3-4 दिन बाद की ट्रेन थी, तो 4 दिन मैंने भयंकर किताबें पढ़ी और कुछ नहीं किया मैंने. और I used to read a lot when I was in SBI, क्योंकि उस टाइम अकेला रहता था मोरबी में, तो मॉम डैडी यहाँ थे. आई एम अ सिंगल गाय, स्टिल अ सिंगल गाय, तो टाइम रहता था अपने पास, तो अपन पढ़ते थे. लास्ट 4 years because I was going through something emotional, I told you. So my reading, my watching the web series took a hit. Now it is coming back. जो बहुत सारा कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे डाला है वो पुराना है, पढ़ी हुई चीज़ें. नई चीज़ें थोड़ी सी कम है. बट या आई लव रीडिंग. मतलब इट गिव्स यू सो मच in so many ways. It makes you a very different person than most of the people, the way you approach a problem. Because if you read, Dr. Vikas Devikirti sir said once, the problem with philosophy is the person who becomes a philosopher cannot be angry at anybody. why? हाँ समझ में आ रहा है, तेरे साथ ये चल रहा होगा. So yeah, please complete your question. मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में. सर यही क्वेश्चन है कि आपकी हैबिट ऐसी बनी कब से और आपने अपने आप में क्या चेंजेस फील करे? मैं आई थिंक ड्यूरिंग कॉलेज, ग्रेजुएशन में मैंने पहली इंग्लिश बुक पढ़ी थी. कॉमिक्स तो बचपन से पढ़ रहे थे, हिंदी वाले, नागराज एंड एवरीबडी. अगाथा क्रिस्टी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी, और ग्रेजुएशन में मैंने सिर्फ अगाथा क्रिस्टी पढ़ा. 30-35 नावल ब्रिटिश लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली थी. और बहुत लेट मुझे समझ में आया कि ब्रिटिशर्स बहुत बेकार लिखते हैं. नॉट क्रिस्टी, नॉट जेफरी आर्चर, बट मैक्सिमम ब्रिटिशर्स आपको बोर कर देंगे. यू शुड हैव गॉन विद द अमेरिकन ऑथर्स, बट बिकॉज इट वॉज द ब्रिटिश लाइब्रेरी, मैक्सिमम बुक्स वर फ्रॉम ब्रिटेन. तो वो अपने को बहुत लेट समझ में आया. लेकिन क्योंकि उसी की जगह जब अपन ने पढ़ा डैन ब्राउन और बाकी लोगों को, तो लगा रहे यार तो बड़ी फास्ट मज़ा आ रहा है पढ़ के. तो ग्रेजुएशन में केवल अगाथा क्रिस्टी. MBA इंदौर से किया, तो वहाँ चेतन भगत साहब की 5 Point Someone आई थी, वो पढ़ी सिंगल डे, एक दिन में वो कंप्लीट हो गई. मैंने कहा ये तो अपने को भी बहुत प्राउड महसूस हुआ कि एक दिन में अपन किताब पढ़ सकते हैं. और देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. तब तक क्रिस्टी के अलावा कुछ नहीं पढ़ता था मैं. और फिर धीरे धीरे मतलब फिर जब नौकरी चालू की, और वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे सेकंड हैंड बुक्स मिलती हैं वहाँ अचानक से आपके तो 50 रुपये में बुक मिल रही थी, तो वहाँ फिर बुक्स ले आते थे. वहाँ से प्रोबेबली इट स्टार्टेड एंड देन स्लोली इट बिल्ट अप कि केवल एक चीज़ नहीं पढ़नी. फिर धीरे से नॉन फिक्शन पे आए, किसी ने अच्छी बुक सजेस्ट कर दी कि इंडियन बाउंड पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो. और फिर समझ में आने लगा कि यार ये मतलब it is something magical that makes you a different person. तो वो फिर छूटा नहीं कभी. तो फिर उसी से बहुत कुछ ऐसा था जो इंस्टा पे डाला, क्योंकि ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग आलसी हैं देश में, तो वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, क्योंकि वो तो रीड करने नहीं वाले. उनसे कहो भाई बुक पढ़ लो, कहते हैं फिल्म आएगी तब देख लेंगे. हम कहते हैं नॉन फिक्शन है, मार्केटिंग की बुक है, इस पर तो कोई फिल्म आएगी नहीं. बट हाँ,
तो बट हाँ मतलब लव्ड इट, मतलब स्टिल लव इट. समथिंग आपको लाइब्रेरी मैंने अपनी दिखाई भी, हाँ जी. तो मतलब समथिंग दैट गिव्स यू लॉट ऑफ पीस, एवरीथिंग, पर्सपेक्टिव. रिलेटेबल, हाईली रिलेटेबल. सर एक टाइम मेरा भी आया था बीच में जब मैंने भी बुक्स पढ़ना बंद कर दी थी, और वो रीज़न ये था कि ऐसा लग रहा था कि हम इंफॉर्मेशन बस भरे जा रहे हैं अंदर दिमाग में, और दिमाग ने बोल दिया था अब थोड़ा सा प्रोसेस करो उसको. हाँ उसको खाली छोड़ो अभी थोड़ी देर. तो बहुत टाइम तक मुझे बुक से थोड़ा सा दूर हटने का भी मन हुआ था, और फिर उसके बाद मेरा जॉनर भी चेंज हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पहले क्या पढ़ते थे आप? मैं मतलब फिक्शन पढ़ती थी पहले, मैं नॉन फिक्शन के भी बहुत सारे जो आप कह रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ये सब. फिर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और एक्सपीरियंसेस पढ़ने लग गई लोगों के. So now you tell me who's your favorite writer then? सर मैं तो आई एम लाइक रॉबिन शर्मा की सारी बुक्स मैं बहुत ज़्यादा, 5 AM क्लब तो मैंने कम से कम 4 या 5 बार पढ़ी है. Okay. और उसको कम से कम 30-40% बोल सकती हूँ कि मैंने लाइफ में इनकलकेट किया है. और ऑफ कोर्स सदगुरु की बहुत मैं बुक्स तो स्पिरिचुअलिटी पे बेंड ज़्यादा है आपका. और पहले किसको पढ़ते थे आप? पहले सर मैं मतलब आई कैन लाइक गुड टू ग्रेट और सारी जो अपनी मार्केटिंग, जिम कॉलिंस आए थे, जिम कॉलिंस एंड साइमन सिनेक की भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, स्टार्ट विथ वाई एंड एवरीथिंग, वो भी मैंने पढ़ी है. मैं स्टार्ट विथ वाई हमने एक स्टार्टअप के लिए काम किया था. ओके. iWorks करके था जयपुर बेस्ड, तो हम उसके लिए डिजिटल कंटेंट बनाते थे. और मतलब पहला ही फोरे था जो डिजिटल में था. तो अंकित लाइक द CEO, और दोस्ती है उससे थोड़ी बहुत, तो ही सेंड एवरीबॉडी स्टार्ट विथ वाई. ओके. So that was something new for me, like कि founder is saying पढ़ो, and I was like this is something like everybody should be like कि तुम्हारे जो CEO है, मैनेजमेंट कह रहा है रीड करो, बेहतर बनो. तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कभी नहीं होता, तो हम पढ़ी नहीं तो रखी हुई है. स्टार्ट विथ वाई की वजह से आई गेस माइंडील स्टार्ट हुआ है. हो तो पढ़नी पड़ेगी अब तो फिर. हाँ क्योंकि सर बहुत ज़रूरी है आप ऐसी कोई चीज़ अपनी लाइफ में अपनाओ जिसको आधी रात को भी उठ के कोई बोले करने को तो आपको करने की इच्छा हो. मतलब काइंड ऑफ इकागाई, राइट? इकागाई का जो कंसेप्ट है, समथिंग दैट गिव्स यू पर्पस. मैं पॉडकास्ट वगैरह देखता रहता हूँ कई बार. तो देयर वाज अ पॉडकास्ट, आपने सुना होगा, बार्बर शॉप विद शांतनु. If you are not watching it, please watch it. Okay. Amazing content on business and अच्छा. अरे beautiful. तो उसमें हैवमोर के मालिक आए थे. Okay. तो हैवमोर 1000 करोड़ में उन्होंने बेच दिया, थर्ड जनरेशन ने. तो उसके बाद उन्होंने फिर आइसक्रीम ब्रांड चालू किया, हुक को. एंड पीपल आर लाइक कि तुमने वो धंधा बेचा, फिर उसी धंधे में क्यों चालू किया जब तुम्हें सारे इन एंड आउट्स मालूम. ही सेड कि यार द प्रॉब्लम वाज कि मेरे पास बहुत पैसा था, पर्पस नहीं था. आज मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है. और मुकेश अंबानी तो एक्सेप्शनल बातें कर रहा हूँ, इतना पैसा है लोगों के पास कि वो काम करना बंद कर दें तो वो मर जाएं, क्योंकि उनके पास पर्पस खत्म हो जाएगा. शांतनु द गाय, ही इज़ द ओनर ऑफ द बॉम्बे शेविंग कंपनी. तो जो एक आए थे वेंचर कैपिटलिस्ट आए थे, वही साथ में. He said कि let's say Shantanu, you sell your company tomorrow. You'll get 50 crore rupees. बोला okay. So you'll say I'll spend 50 crores. बोला next day you'll realize you cannot spend 50 crores. क्योंकि इतने तो खर्च होंगे नहीं, तो क्या करोगे? घर बैठो. वो बैठ नहीं पाओगे क्योंकि काम करने की आदत है. तो you need a purpose. And जिस दिन आदमी रियलाइज करने लगता है ना कि the purpose is greater than, वो है ना, वो chase excellence, success will follow. मतलब वो किसके पीछे दौड़ो कामयाबी आएगी, 3 Idiots का जो डायलॉग, इट इज एक्चुअली द ट्रुथ. हम लोगों को इतना ज़्यादा, मेरा मानना है कि इतना ज़्यादा बेचारा जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको सोचने का टाइम नहीं देता. वो आधे घंटे फ्री बैठा है ना, तो उसका बॉस उसके लिए कोई ना कोई काम ले आएगा, अरे फ्री बैठा है, ये कौन करेगा. तो वो आदमी सोच ही नहीं रहा कभी. तो आज तो जो आदमी हार्वर्ड में पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनियां चला रहे हैं, पहले तो हम उनसे बात ही नहीं कर पाते थे. आज यूट्यूब पॉडकास्ट, दीज भैया वो कामत साहब जो है अपने जीरो धा वाले, उनका पॉडकास्ट आता है. उन लोगों के इनसाइट सुनने मिलते हैं जो पहले और आपके और हमारे, मतलब आपके फिर भी हो सकता है, हमारे तो रीच के बाहर थे, क्योंकि भाई हम तो नहीं जानते थे इनमें से किसी को. तो जो व्यक्ति ने सीखा उसने किताब में लिख दिया,
हमने किताब भी नहीं पढ़ी। आप किताब पढ़ लीजिए, आप पॉडकास्ट देख लीजिए, तो जो व्यक्ति ने सालों साल में सीखा है वो आप ऐसे ही सीख लेंगे। और बट अच्छी बात यह है कि लोग उसके लिए रेडी नहीं है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि तुम रेडी नहीं हो तो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, फिर मेरा चलेगा। आई लुक फॉर माय बिजनेस ना। सर एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, उसको आप कैसे लिए हैं? 48 लॉज ऑफ पावर में मैं 7 वीडियोस बना चुका हूँ और बहुत बदमाशी की किताब है वो कि उसको इसलिए मत पढ़िए कि आपको किसी को मैनिपुलेट करना है, इसलिए पढ़िए कि आप मैनिपुलेट ना हो। तो उसका फर्स्ट स्टेप पावर, नेवर आउटशाइन योर मास्टर, कि अपने बॉस से ज़्यादा स्मार्ट मत देखो, क्योंकि द डे योर बॉस सीज यू एज अ स्मार्टर पर्सन वो आपको निपटा देगा। फिर मैंने डाला ये वीडियो, अच्छा चला तो कई लोग कहते हैं तो सर क्या करें अपना, मतलब हम तो हैं पोटेंशियल वाले, हम नहीं दिखा हम कितने स्मार्ट है। मैंने कहा दिखाओ, निपटोगे तुम। तो भाई देखो क्या है ना, हम लोग मोरालिटी और प्रूडेंस को मिक्स कर लेते हैं। यू आर नॉट लिविंग इन अ यूटोपियन सोसाइटी, यू आर नॉट लिविंग इन अ फेयर वर्ल्ड। पीपल आर अनफेयर। देयर इज अ फिल्म कॉल्ड सहर, इफ यू हैव सीन दैट मूवी, अरशद वारसी की फिल्म है, और आई थिंक वन ऑफ द फ्यू रोल्स जहाँ पे वो सीरियस रोल था। ब्यूटीफुल फिल्म। तो होता क्या है कि ये इज अ पुलिस गाय, राइट, यूपी का, एंड एक किसी जाके क्रिमिनल के लोग इनकाउंटर कर देते हैं। नेक्स्ट वे इनके जो सीनियर है वो बात कर रहे हैं वकील से, कहते हैं यार ये इनकाउंटर हो गया और देख लेना। बोला यार वो तो मैं देख लूंगा, बट क्यों करते हो? वो तुमने फेक इनकाउंटर किया, मेरे को मालूम है। बोला ठीक है। बोला दिस इज रॉन्ग। बोला इट्स नॉट द आइडियल बिहेवियर। द सीनियर रिप्लाइज, you are not giving us the ideal environment. You cannot expect us to work ideally. अगर environment ideal नहीं है तो तुम मुझसे expect कैसे करते हो कि मैं ideally काम करूँगा? एक ideal environment में मैं ये करूँ तो मेरा गला पकड़ लो, बट मेरे पास ही हर चीज़ unfair है तो मेरे को भी unfair मीन्स उठाने पड़ते हैं ना। यहाँ आदमी हर morality उठा लेता, अरे ये तो गलत है, अरे गलत है, तू पहले survive कर, तेरा बॉस तेरे को भगा देगा, फिर वो ढोल पीटते रहना तो उससे होगा क्या? वो कहता है ना, यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। A lot of people tell me कि नरेंद्र मोदी did this wrong, did that wrong. He may have done it. Yesterday night only I was talking to a friend. She was like, this is wrong, that is wrong, and I was saying, okay fine, गलत है, but the problem is मुझे ये देखना है कि पिछली बार के गलत से कितना गलत है। इससे प्रीवियस जो गलत था उससे ये 1 डिग्री ऊपर है, 1 डिग्री नीचे है। अगर नीचे है तो मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ओवरनाइट ये देश या दुनिया का कोई भी देश चमत्कारिक रूप से चेंज नहीं होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर, देन ओनली यू कैन प्ले विद इट। सो एवरीबडी शुड ट्रीट दैट बुक नॉट टू मैनिपुलेट समबडी बट टू नॉट गेट मैनिपुलेटेड। सर एक तरफ अपन जैसे आप बता रहे हैं, बात करते हैं कि ऑब्वियसली 48 लॉज ऑफ पावर मैंने भी पढ़ी थी, 2-3 पेज पढ़ के मैं रुक गई थी ऑनेस्टली। वो मेरे अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि ऐसे चेंजेस मैं अपने अंदर लाऊंगी कैसे, क्योंकि आपने ये तो फर्स्ट वो बताया, उसमें आगे और भी चीज़ें हैं। और फिर एक तरफ लोग हैं जो कॉन्शियस लीडर्स की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस लीडरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, उस पर कैंपेन्स हो रहे हैं। तो ECG वाले जो चल रहा है, एनवायरमेंटल एंड हाँ ECG एज वेल एज मतलब ईशा के भी बहुत सारे ऐसे कॉन्शियस लीडरशिप पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सोसाइटी एक्चुअली किस तरफ ज़्यादा बेंड हो रही है? देखिए, सस्टेनेबिलिटी इज द न्यू बज़वर्ड। आज की तारीख में फास्ट फैशन का टाइम है, तो लोग आते हैं ज़ारा जैसे जो नया फैशन है उसको मास प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसको बाजार में बेचते हैं। सब बिकता नहीं है तो वो बहुत कुछ वेस्ट जाता है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जो 10% कार्बन इमिशन है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम गारमेंट्स, एंड फास्ट फैशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट। इट इज़ नॉट द आइडियल बिहेवियर जो आपने बात कही। बट आज अगर मैं सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देने लगूँ पूरी तरीके से तो मेरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। So there is a balance somewhere.
even to know कि there is a something called a morality, consciousness, is should be the first process. Again, हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया है कि धंधे में इमोशन नहीं होता, तो वो आप ओवरनाइट डेवलप नहीं कर पाओगे, वो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. आई विल गिव यू अ वेरी एम्बैरेसिंग एग्जांपल, मतलब मेरी गलती है बहुत बड़ी. तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरव्यू था, रिटर्न निकल गया मेरा, ठीक है, जीडी सरकारी जॉब है ना, मैं बढ़िया मुंबई गया हुआ था, जीडी निकल गया. अब इंटरव्यू अमेजिंग जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ये तो अपनी जॉब हो गई. सडनली दैट गाय आस्क्ड मी कि अगर हमारे शिप्स गंदगी फैलाने लगेंगे in the sea, what are you going to do? And like an idiot I said कि अगर मुझे मुनाफा होता तो मैं करने दूंगा. And they were horrified, बोला ये कैसा आदमी बैठा हुआ है जो आज. तो गलती ये थी कि मैंने उनके, मतलब मैं तैयार होके नहीं गया था उस आंसर के लिए, क्योंकि इन ऑल प्रैक्टिकलिटी शायद वो यही करने वाला था. बट यू डोंट एक्सपेक्ट समबडी टू से दिस इन द इंटरव्यू. बोले तो शुरुआत ही बोल रहे हैं हाँ देख लेंगे सब, मुनाफा होना चाहिए. तो आई वॉज किक्ड आउट, राइटली सो, क्योंकि मैंने उनके वैल्यू सिस्टम नहीं पढ़ा. मेरे को वैल्यू सिस्टम अगर मैं पढ़ के जाता किसी कंपनी के, तो उसमें लिखा होता ना कि नहीं गलत है, एनवायरमेंटल डैमेजेस नहीं होने चाहिए. तो मेरे जैसा आदमी, मैं अपने आप को बहुत कॉन्शियस मानता हूँ आज, मैं तब भी था, बट मैं मानता हूँ कि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ. मुझे सस्टेनेबिलिटी दिखती है, मुझे दिखता है कि जो मेरे नीचे कोई अगर काम कर रहा है तो दे शुड लीड अ गुड लाइफ, मेंटरिंग होनी चाहिए, उसकी भी एक जीवन है जिसमें उसको खुश रहने का अधिकार है, ग्रो करने का अधिकार है. लेकिन मैक्सिमम ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री दे डोंट बिलीव इन दैट. तो ये जो सेंसिटिविटी है कि वो जो हमसे नीचे आदमी है वो हमारा नौकर नहीं है. एम्प्लॉय और नौकर में अंतर होता है. नौकर कोई भी नहीं है आपका, क्योंकि हम नौकर को बहुत लिटरल सेंस में ले लेते हैं. सरकारी नौकर चलता है क्योंकि हम गवर्नमेंट के नौकर हैं, देश के नौकर हैं, वो फिर भी चल जाएगा. बट हम किसी व्यक्ति के नौकर नहीं हो सकते. बट पीपल हैव दैट टेंडेंसी एंड दे, द प्रॉब्लम विद दैट इज कि वो आपको एज अ पर्सन डेवलप नहीं होने देता. इट्स नॉट कॉन्शियस, बट इट्स अगेन तू फ्री बैठा है ये काम कर ले. तो इसीलिए मेरे बॉस ने जब मेरे को एक बुक भेजी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही वांट्स मी टू डेवलप. एसबीआई वांटेड मी टू डेवलप. एसबीआई में आप जितने एग्जाम क्लियर करते हो वो आपका पैसा बढ़ाते हैं, या सरकारी बैंकों में. तो जब तक वो कॉन्शियसनेस नहीं आएगी ऑर्गेनाइजेशंस में, तब तक सस्टेनेबिलिटी इज अ पाइप ड्रीम. ऑनेस्ट आंसर. बट या एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग. एटलीस्ट हम पन्नियों के को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं. एटलीस्ट हम अभी आपने बहुत बड़ा देखा होगा फूड फार्मर. फूड फार्मर साहब इतना अच्छा कर रहे हैं. उनके आने के बाद बोर्नवीटा में चेंज आया, उनके आने के बाद नेस्ले में, खैर उनका था या नहीं था, लेकिन नेस्ले बेबी फूड में चेंज आया. लेज ने कहा कि अब मैं पाम ऑयल कम यूज करूंगा. रीसेंट इज 100% फ्रूट जूस यू कैन नॉट यूज. दैट इज अ सस्टेनेबिलिटी फॉर मी, और दैट इज कमिंग नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री बट फ्रॉम द पीपल लाइक आउटसाइडर्स. आई वुड लाइक टू बी दैट गाय, फूड फार्मर, कि मैं अगर कुछ कॉन्शियसनेस ला पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार देश में कुछ इम्प्रूव कर दिया. तो इट इज़ कमिंग, इट विल कम, इट हैज़ टू कम. बट अगर हमारी लीडरशिप उस चीज़ को खुद से एक्नॉलेज कर ले, अदरवाइज इट विल बी फोर्स्ड अपॉन यू. क्योंकि अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं धीरे धीरे. अब तुम बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं घुमा पाओगे. लेबल पड़ेगा. इंडिया वॉज अ कैंपेन दैट ही स्टार्टेड and people actually loved it. Actually, सर आपकी लाइफ में, मतलब इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स, और कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है? अभी, हाँ अभी तक ऐसा कोई आइडियल फिगर नहीं रहा मेरी लाइफ में. बाकी मेरे मौसा जी थे, दो बड़े मौसा जी, उनके साथ मैंने उनसे बहुत सीखा. ही इज़ नो मोर. मेरे छोटे मौसा जी से सीखा, मेरे फादर से मैंने सीखा. सबसे अलग अलग चीज़ें मैंने सीखी. मतलब बड़ी पर्सनालिटीज़ में पता नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई लगा तो मेरा नारसी मुंजी का MBA का इंटरव्यू था. ही सेड हु इज़ योर आइडियल पर्सन. आई सेड जसपाल भट्टी. एंड ही वाज शॉक्ड. ही वाज लाइक जसपाल भट्टी, दैट कॉमेडियन. बोला यस. आज आप
जाकिर खान साहब का नाम ले सकते हो एज आइडियल। आज बहुत अलग एनवायरनमेंट है, क्योंकि हैं वो बहुत अच्छे हैं। बट मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, इट वाज लाइक महात्मा गांधी क्यों नहीं बोल रहा भाई, मतलब। एंड ही सेड व्हाई। मैंने कहा कि वो व्यक्ति जीवित थे तब, वो देश में जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं, लेकिन उसके लिए ना मेरे को परेशान नहीं करते, बहुत ह्यूमरिस्टिक वे में बोल के, धीरे से बोल के चले जाते हैं। ही हैड अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे उनसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आज तक किसी का नहीं लगा। मतलब बहुत ही मजाकिया अंदाज में बोलेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, और वो बोल दे भी दिए, हंसा भी दिए, चले भी गए, और मैंने कहा ही सक्सेसफुल, ही इज फेमस, ही हैज मनी। तो दैट वाज वन पर्सनालिटी। राइटिंग में चेतन भगत से मैं इंस्पायर हुआ कि एक आदमी जो कॉर्पोरेट में काम करता है और बुक लिख रहा है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता विदाउट अ बैकग्राउंड। तो मैंने बुक लिखी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मतलब मैं अभी शायद ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड में याद नहीं कर पा रहा, बट बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ तो सीखा ही है। हर व्यक्ति से यू पिक समथिंग। तो आई मे नॉट रिमेम्बर एवरीवन अनफॉर्चुनेटली। सर मैं बात करूँगी, अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था, पोर्शे एक्सीडेंट, और उसका जो भी एक आउटलुक रहा है उस पर सबकी बहुत अलग डिफरेंट ओपिनियंस रही हैं। जी, आपका व्यू क्या रहा है सर? मैं बहुत कॉन्शियस हूँ ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर। मतलब जैसे कहते हैं ना, वो मेरा नॉर्थ स्टार है, क्योंकि मैं उस रोड पे चलना पसंद नहीं करता जो अनसेफ है, एंड पीपल आर मेकिंग इट वेरी अनसेफ। और मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि मैं तो ढंग से चला रहा हूँ, तू आके मुझे क्यों मार रहा है? यू हैव नो राइट टू एंड माई लाइफ, और फॉर दैट मैटर एनीबडीज। जो आदमी ईमानदारी से अच्छे से गाड़ी चला रहा है, हु गिव यू द राइट कि तुम जाके ठोक दो उसको, क्योंकि तुम्हें थ्रिल चाहिए था। मेरा पर्सनल मानना है कि मैक्सिमम टाइम जो रैश ड्राइविंग होती है, इट इज़ द लूजर्स हु आर डूइंग इट। दे नो दे हैव नथिंग इनसाइड ऑफ देम कि लोग उनको देखें। बच्चन साहब रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, तेंदुलकर जी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है लोग उनको देख रहे हैं, वो वैसे ही स्टार है। बट एक आदमी जिसको पता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ही थिंक्स कि दिस इज द ओनली वे ही विल गेट सम अट्रैक्शन, अटेंशन। यू आर पोर्शे, स्लोली चलाओ यार पोर्शे, बट इंटॉक्सिकेट होना है आपको, उसका 300 की स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है, 2 इनोसेंट लोगों को मार दिया आपने, उसके बाद आपको करप्शन भी करना है, पिज़्ज़ा भी खाना है पुलिस स्टेशन में। दैट शोज द पावर ऑफ द सोशल मीडिया। आई ऑल्सो मेड अ रील अबाउट इट द सेम डे, जब जैसे ही मुझे इंसिडेंट्स पता चला था, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो चीज़ें कहाँ दब के रह जाती हैं आपको पता नहीं चलता। बट मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देश की आम जनता को मानता हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं कर रहे, हर आदमी लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है। रेड लाइट की कोई सेंटिटी नहीं है, सीट बेल्ट आप लगाते नहीं हो, हेलमेट पहनना नहीं है। आपको तो छोटी छोटी चीज़ है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ है, बट इसी से तो दूसरा देख के आदमी बड़ी चीज़ कर रहा है। सही है ना? आपने कहा मैंने तो एक बार रेड लाइट क्रॉस की, दूसरा आपके बच्चे ने कहा तो नॉर्मल है। तो एज 1.5 लाख लोग देश में हर साल एक्सीडेंट्स में मरते हैं, इफ यू नो दैट डेटा। 1.5 लाख लोग, मतलब युद्ध में जितने लोग नहीं मरते उससे ज़्यादा भारत में एक्सीडेंट्स में मरते हैं। डू यू थिंक दिस इज नॉट अवॉइडेबल? इट इज़ अ वेरी अवॉइडेबल टॉपिक। आप बहुत सारी जानें बचा सकते हो उनमें से। भागीरथ भाई मैंने बताया मेरे ड्राइवर, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, बोला 90% एक्सीडेंट्स हैपन ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। 90% टाइम ओवरटेकिंग में एक्सीडेंट होता है। उसके ऐसे मैंने ओवरटेकिंग बहुत लिमिटेड कर दिया जब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता। पीपल डोंट गिव अ शिट, लेफ्ट राइट टू इधर उधर निकल जाता है। मैं लिटरली देखता हूँ मेरे आगे कोई आदमी गाड़ी धीरे चला रहा है, मैं धीरे चलाता हूँ गाड़ी। पीपल डोंट गिव मी दैट रिस्पेक्ट। तो अरे तेज चला, अरे भाई मैं तो बाजू हो जाऊँगा, मेरे को जॉब नहीं है, मैं तो बाजू में खड़े होकर आधे घंटे बैठ जाऊँगा, तू सब निकल जाओ। What about you? What about your family? What will happen to them? I'm a single guy at the end of the day. If unfortunately something happened to me, my mother, father will be devastated, but I don't have a wife or girlfriend or whoever. तो मैं तो अगर unfortunately चला भी गया तो तुम्हारे पीछे तो हैं लोग, and you don't give a shit.
और उसके बाद आप पोर्शे वाले को जिम्मेदार मानते हो, वो है जिम्मेदार, बट तुम नहीं हो क्या? तुमने रेड लाइट क्रॉस नहीं करी क्या? तुमने ये नेचर बना दिया ना कि इट इज कूल टू बी डिसोबीडियंट टू द ट्रैफिक लॉज. हम अगेन वी आर नॉट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नेशन. लो ना आप, कौन रोक रहा है? ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ, क्यों चला रहे होती तेज गाड़ी यार? क्या कर लोगे जल्दी पहुंच के? हो जाओ लेट. This is what I feel. मतलब as a society we need to say that this is wrong. We should stop making rash driving a school. We have to say you are an idiot if you are driving that fast, and your father is an idiot. When the day this start reflecting on your family name, you will say नहीं यार मेरे बाप को लोग गाली देंगे, idiot बोलेंगे. ये बोलेंगे तुम्हारा लड़का उद्दंड है, तो उनको बहुत मजा आता है, अरे हम तो उद्दंड हैं. बोला नहीं तुम्हारा बाप इडियट है, तो प्रोबेबली दे विल हैव अ पिंच कि यार नहीं मेरे तो फैमिली नेम मेरा खराब हो रहा है. तो दिस इज व्हाट आई बिलीव. सर ऑन अ लाइटर नोट, आपने जैसे बहुत बार बताया कि यू आर अ बैचलर. यस. तो सबसे पहले व्यूअर्स सब जानना चाहेंगे कि व्हाई, एंड सेकेंडली मैंने अभी कल परसों आपकी रील्स देखी, उसमें मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. मुझे उस बुक के बारे में भी जानना है और आपके एक्चुअल व्यूज जानने हैं. Till the time I was 37, मैं अपने काम में बिजी था. Never interested into relationship or anything. I used to laugh at people कि क्या तुम पागल हो यार, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? Then I started liking somebody. Then I started liking somebody else. It was more of a single-sided thing from both of them, and they were not interested, and they whatever. So, और फिर आई एम द काइंड ऑफ अ गाय हु डोंट चेज, क्योंकि जो एक टेंडेंसी होती है ना, ढूंढो पार्टनर, अरे नहीं ढूंढना पार्टनर, कोई होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा. और मतलब मैं कई बार मेरे से बोलते हैं तुम शादी.com पे अपना डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो. मैं कहता हूँ सुनो, मैं 17वें दिन का दुर्योधन हूँ. बोले ये 17वें दिन का दुर्योधन क्या होता है? मैंने कहा व्हाट हैपेंड, महाभारत का युद्ध चल रहा था और जितने भी लोग थे कौरवों के साइड से, जो भी उनके सेनापति थे, उनकी मृत्यु होती गई. लास्ट में कर्ण बना था और उसकी मृत्यु हो रही थी. एंड बिफोर डाइंग ही सेड टू दुर्योधना कि बंद कर दो मित्र ये युद्ध, तुम्हारा जीवन बच जाएगा. दुर्योधन सेड कि मेरे 99 भाई मारे गए, आज तू जा रहा है. पहले बंद कर देता, लेकिन आज बंद कर दिया तो धिक्कार है मुझ पे. अब नहीं कर सकता क्योंकि अब तो सब चला गया. अब बंद कर दिया तो मेरे से खराब आदमी कौन? मैं उनसे ये कहता हूँ, मैंने कहा अगर मेरे को कॉम्प्रोमाइज जीवन में करना था तो 25 की एज में कर लेता, क्योंकि 25 की एज में SBI का स्किल टू ऑफिसर था, या 25 में नहीं था तो 28 में था. उस टाइम अरेंज मैरिज इसलिए नहीं की कि आज कर लूँगा. If I feel, I may. If I don't feel, I will not. A lot of people just get into relationships because it is again cool. People have a peer pressure है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है. मेरी तो कभी नहीं रही भाई, तो ठीक है. But I again feel कि it is something that should come from inside. It should never be forced. This is what I feel. आपने मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस का, मैं देखता हूँ कई बार मेरे को बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था मेरी एज को लेके. कई बार यार ये तो somebody I liked was of a younger age. But then I saw कि the kind of people they are roaming around with, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, पिला रहे हैं, सिखा रहे हैं, ड्रग्स पिला रहे हो तुम उसको, and you are becoming cool. And that guy is a cool guy. I am not a cool guy because I am saying कि drugs are bad. Thousand of things, right? I respect you, so I'm an idiot. Because if somebody respects you, you don't give them that respect. You feel कि मैं तो अच्छा हूँ ही, इसका तो respect मिल गया, उससे मांगती हूँ जो मुझे नहीं दे रहा. And this is not only right for girls, it is right for boys as well. Be it, no problem. Men Are From Mars, Women Are From Venus is a book, very old book. And one of my dear friends, Elias, he gave me an abridged version.
वो थोड़ा चित्र वाला बहुत छोटा वर्जन मेरे बर्थडे पे दिया था वे बैक, जब मैं इन सब चीज़ों में नहीं था। मैंने कहा ये मेरे को काय को दे रहा है, ये सेट कि शायद कल तेरा मन हो जाए। तो आई रेड दैट एब्रिज्ड वर्जन वंस एंड उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स थे एंड आई वाज लाइक यार ये तो पता नहीं था। एंड मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इट इज़ मार्केटेबल। मुझे मतलब मैं तो एनालाइज करता रहता हूँ ना कौन सी रील चल रही है, किन चीज़ों पर रिएक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे ये मालूम था ये तो पब्लिक को चाहिए। तो आई मेड इट अ पॉइंट कि इस पे मैं बनाऊंगा वीडियोस। yesterday only there is another point I'll discuss, जो भी मैंने डाला नहीं है उसमें ये लिखा था कि हाउ अ गाय थिंक्स एंड हाउ अ गर्ल थिंक्स में डिफरेंस कहाँ आता है कि एक लड़के ने अगर किसी लड़की के लिए बड़ा काम किया, पॉइंट सिस्टम की बात है, तो उसको लगता है उसके ज़्यादा पॉइंट मिलने चाहिए, और छोटा काम किया तो उसके कम पॉइंट मिलने चाहिए। बोला लेकिन एक लड़की चाहे छोटा काम उसके लिए किसी ने किया या बड़ा काम किया, उसको वो बराबर पॉइंट देती है। मतलब अगर किसी ने फूल दिया वो भी बराबर है, डिनर कराया तो भी बराबर है। एंड आई वाज डिस्कसिंग इट विथ वन ऑफ माय फ्रेंड, बंदा है वो, ये तो कहने लगा हाँ सही तो है ये। बोले ये क्या होता है, बराबर पॉइंट क्या होता है? देन आई टॉक टू वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा ये लिखा है, डू यू एग्री? बोला हाँ। बोला प्रेम तो प्रेम है, फूल देने में भी प्रेम है, डिनर कराने में भी प्रेम है। मैंने कहा ये सही है भाई, कोई फूल दे रहा है वो भी बराबर है, कोई ताजमहल बना रहा है वो भी बराबर है। बट दिस इज हाउ वी नेवर नो कि वेयर इज द ब्लैक स्पॉट, क्योंकि हम तो कंडीशनड है ना कि ये तो ऐसे ही होता है, आप भी कंडीशनड हो कि ऐसे ही होता है। तो ये जो ब्रिज है वो बहुत इंसाइटफुल है कि व्हेन अ गर्ल इज, अच्छा इस पे तो मेरे को, अच्छा ये तो इस पे तो 4 लोग बोलेंगे सही है गलत है। वन पॉइंट वाज व्हेन अ गर्ल इज टेलिंग यू योर प्रॉब्लम, शी डजंट वांट्स अ सॉल्यूशन, शी वांट्स समबडी टू लिसन टू हर, एंड बॉयज आर लाइक अच्छा ये प्रॉब्लम है, बताता हूँ क्या करना है, बिकॉज दिस इज हाउ वी ऑपरेट, राइट? एंड समबडी व्हेन आई रेड इट वे बैक कि ऐसा होता है, मैंने कहा ये तो गलत लिखा है, बट आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई सॉ द चेंज। मैंने कहा ओह दे डोंट वांट अ सॉल्यूशन। जब मैंने रील बनाई, आई थिंक नोबडी ऑब्जेक्टेड टू दैट रील, एवरीबडी सेड हाँ दिस इज ट्रू। मैंने कहा ओके, सो बिजनेस इज देयर। A lot of people are saying हाँ ये तो बढ़िया है, रील वायरल, 5 लाख व्यू भी हो गए उसके। तो और अपने लिए भी इंसाइट है। तो भाई आई एम इन अ बिजनेस, आई डोंट से कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। आज पहला मेरी लाइफ का मैंने एंडोर्समेंट डाला है, जबकि मेरे 2.5-3 लाख अब होने वाले। मैंने जीवन का पहला एंडोर्समेंट आज सुबह 9 बजे डाला है। तो भाई मैं भी तो पैसा कमाऊंगा ना। एंड समबडी विल से सर आप भी पैसा कमाने पे आ गए, तो भैया तू नौकरी छोड़ दे, तू फ्री में कर, तू तनख्वाह मत ले भाई। If somebody is earning money, why we take कि यार ये तो गलत हो रहा है? तो that is a very marketable thing, relationships, the difference between male and a female, and actually it is helpful because it gives you that insight कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। So, प्रकृति और पुरुष के बारे में मैंने रीड किया था इनिशियली, और कहीं ना कहीं ये बुक उसी से रिलेट भी करती है। Okay. द क्वेश्चन इज कि ब्रिज क्रिएटेड है ही क्यों? इस पे आपने कभी सोचा वो बुक पढ़ के कि फीमेल्स और मेल अगर इतने डिफरेंट हैं तो क्या वो साथ रहने के लिए बने भी हैं? मेरे एक दोस्त का कहना था कि मेल एंड फीमेल आर नॉट सपोज्ड टू बी टुगेदर। उसने कहीं पढ़ा था ये, तो आई हैव नेवर बीन विद अ फीमेल, सो आई डोंट नो, सो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट। सो but one of my friends, she gave a very wonderful example years ago, probably from the same book. She said कि पुराने ज़माने में हमारी जो भी बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो भी डीएनए है, वो तब बना था जब हम जंगलों में रहता था इंसान का। देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक, डेफिनेट बुक ऑन बॉडी लैंग्वेज, एलन पीस, कभी टाइम मिला तो ज़रूर पढ़िएगा। वो केवल ये नहीं बताती बुक कि आप इसका मतलब क्या है, वो उसके पीछे लॉजिक देती है। तो मैक्सिमम बॉडी लैंग्वेज की बुक केवल बताती है दिस इज अ डिफेंसिव पोस्चर, क्यों है वो नहीं बताती, बट दैट बुक टेल्स, इट्स अ अमेजिंग बुक, राइट? तो उस बुक में था, किसी बुक में था, उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में जब लोग जंगलों में रहते थे तो हस्बैंड दूर जाता था शिकार करने, हंटर गैदरर, फैमिली के लिए सामान लाने के लिए, तो उसकी निगाह दूर रहती थी, शेर तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं होगा। वो जो वाइफ है वो केव में है, वो ध्यान दे रही है बच्चों पे, इधर तो नहीं चला गया, उधर तो नहीं चला गया, आग पे हाथ तो नहीं मार दिया। मतलब दिस इज व्हाई मैन हैज़ अ कंसंट्रेशन इन फ्रंट
and a woman has a concentration this way and that way. So when a man is driving, he will never have a headline collision. ये सामने तो वो देख रहा है, आजू बाजू में मार के चले जाओ. बोला जब a woman is driving, she will always have a headline collision, not there on this. So this may be due to it is मतलब biology है, but this may be due to how we have evolved, whatever circumstances were there. There is another book from Robert Greene. आपने बात की 48 laws of power. There is another book, The Art of Seduction. So मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा था. मैं जितनी मेरी फ्रेंड्स है सबको उसकी बुक भेजता हूँ. मैंने कहा देख लो तुम तो मैनिपुलेट नहीं हो रही हो. तो nobody bothers to read, right? They get manipulated. मैंने वो सेकंड वाली को भी भेजा था. अच्छा. वो नहीं पढ़ी, उसने कर ली उसी लड़के से शादी. I hope she is watching this. मेरी तो बात नहीं हो रही क्योंकि तो उसमें लिखा seduction क्यों आया. Beautiful thing. Why seduction came into play? That guy said physically males were always having more power than a female. The female had no power at all. So she was always dependent on the guy. So seduction came into play so that women have some power. And it made some sense. So the way you and I are made has a lot not only to do with our biology, but a lot to do with how life has progressed. आप कहाँ से स्टार्ट हुए, एनवायरनमेंट क्या था, आज कहाँ पहुँचे. हम एवोल्यूशन की बात करते हैं कि हमारा एवोल्यूशन हो गया, हमारी पूंछ होती थी खत्म हो गई, अपेंडिक्स का यूज नहीं रहा. दिस इज एवोल्यूशन, राइट. सो टेड पे मैं एक वीडियो देख रहा था. ही सेड द एवोल्यूशन प्रोसेस हैज बिकम वेरी फास्ट. उन्होंने एग्जांपल दिया. उन्होंने केवल न्यूयॉर्क के 4 अलग अलग जो गार्डन्स हैं उनके सेम वैरायटी के कीड़ों को उठाया. मतलब सेम प्रजाति के कीड़े हैं ना, एक इस गार्डन में, एक लोल पार्क में है, एक कहाँ पे. एंड ही सेड कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसबॉल मैचेस होते हैं वहाँ बहुत सारे लोग खाना खाते हैं एंड दे ईट अ लॉट ऑफ चीज़. तो बहुत चीज़ गिरा रहता है. दे हैव अडेप्टेड टू दैट. एंड इट इज़ नॉट, यू विल नॉट से कि 1000 साल में. इट हैज़ बिकम इन 20 years. द एवोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी फास्ट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द वे वी यूज्ड टू परसीव अ वुमेन was कि वो घर होम मेकर है, उसको ये करना है. बट थिंग्स हैव चेंज. शी इज एजुकेटेड नाउ. पहले वो जॉब नहीं करती थी तो उसका हस्बैंड उसको झापड़ भी मारता था तो सुनती थी क्योंकि उसका कोई वे आउट नहीं था. बट नाउ शी इज एजुकेटेड, शी इज हैविंग हर ओन इनकम. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हर टू बियर योर ट्रॉमास, राइट. तो एंड वील से कि महिलाएं तो उद्दंड हो गई. उद्दंड नहीं हुई, तुम पहले भी उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, अब वो नहीं सह रही. women are also misusing. 498A लगा देती हैं डोमेस्टिक वायलेंस का जहाँ पे नहीं भी होता. तो इट इज़ नॉट वन साइडेड थिंग, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर. सो देखो, ऑब्जर्व करो, वॉच करो कि कैसे एवोल्यूशन हो रहा है. Wonderfully said, sir. I guess we are at the end of our podcast. Almost हर चीज़ पे हमने बात की है और इस शो पे everyone would agree कि पहली बार ऐसी कोई पर्सनालिटी आई है जिन्होंने खुल के सब सच बताया है और अपने फेलियर्स को भी सेलिब्रेट किया है. मतलब मुझे आपसे मिलके एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा भी फील होता है, फील हो रहा है सबको, आई गेस. सो सर, एट द एंड जो भी सब आज आपको मतलब देख रहे हैं सारे व्यूअर्स, उनको आप एक कोई मैसेज या जो भी आप कहना चाहें. मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था और आई थिंक यस्टरडे आल्सो आई सॉ सम वीडियो. इट वाज अ ब्यूटीफुल वीडियो. सुबह दिख रहा था मैं. इट सेड कि टू वर्क फॉर रिवॉर्ड इज अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर सेइंग कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ एंड दिस इज द रील टुडे इट इज गोइंग टू बी. है ना, मैंने सोचा था रील बनाऊंगा. बोला आज आप मेहनत करते हो किसी भी चीज़ के लिए ताकि रिवॉर्ड मिलेगा. यू डोंट लाइक दैट मेहनत, यू वॉन्ट दैट रिवॉर्ड. सो ये जो मेहनत है बीच की, ये परेशानी है, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि चाहिए तो रिवॉर्ड था. बोला बट वी नीड टू एंजॉय द प्रोसेस, वी नीड टू एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग. क्योंकि भाई कल मिल जाएगा अवार्ड, उसके बाद क्या, फिर अगली प्रोसेस चालू, अगला रिवॉर्ड चाहिए. तो मैं क्या हिंदी वेब सीरीज़ की हीरोइन हूँ, सास बहू वाली, जो 2 महीने तक जिसका अत्याचार होता है और एक एपिसोड में फिर वो सबसे लड़ाई कर लेती है, जीत जाती है.
तो 2 महीने तक मैंने टॉर्चर सहा एज अ व्यूअर, और 1 दिन की खुशी के लिए, और फिर वो साला नया प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो क्यों चाहिए? प्रोसेस को एंजॉय करिए। भाई जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई आपको, मेरे को फिटनेस चाहिए, आई हैव ऑलवेज वांट फिटनेस, बट अगर मैं एक्सरसाइज को, प्रोसेस को एंजॉय नहीं करूँगा तो जिस दिन फिट हो जाऊँगा शायद उस दिन खुश होऊंगा, लेकिन तब तक क्या मिजरेबल रहूँ? अगेन, अगर केवल सक्सेस मुझे हैप्पीनेस देने वाली है तो मैं तो कभी कभी खुश रहूँगा। फेलियर हुआ, अगर मैं उसको पार्ट ऑफ लाइफ मानूंगा और मानूंगा कि इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, इफ आई पुट सम कूलनेस कि भाई ये भी ट्राई किया था, इसमें भी निपटे। मैंने कहा बुक लिखी थी 125 बिकी है, वो भी सब दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने खरीदी है, लेकिन बुक लिखी थी, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी आने वाली, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इफ आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, I need to enjoy my life. I need to give it meaning. I need to say nothing is failure, nothing is success. It is just something that is happening. Success is a byproduct. Failure is a byproduct. Because I need to enjoy my process. Yesterday I told you, na, I was talking to a friend. She also said कि मेरे को भगवान पे विश्वास नहीं होता है, and I also told her that कि लाइफ को अगर तू ऐसा माने कि उसने कहा भगवान नहीं है, मैंने कहा क्या ये थॉट तेरे को खुशी दे रहा है कि डर दे रहा है? बोला डर दे रहा है। तो मैंने कहा तो मान भगवान है, इस प्रोसेस को तो एंजॉय कर ले, मरने के बाद पता चलेगा है कि नहीं। तो मैं आज क्यों डरूं? एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे, राइट? तो जो भी था वो खत्म होने वाला है, तो यार मैं रो रो के क्यों जीऊं? I would rather be happy than sad, and sometimes it is not in your hand. हम कोई संत महात्मा भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, but given a choice I will not be a victim, because being victim takes away so much from you, and taking accountability, ownership gives you so much कि बोला हाँ भाई ये जो हुआ कांड ही हमने किया था। So yeah, this is what I would like to say. Thank you so much for coming over here. And एक छोटा सा gesture है सर माइंडल की तरफ से आपके लिए, and it was lovely having you over here, sir. Thanks a lot, man. Thank Thanks you. a lot.